सर। हाँ ठीक हो गया। यस सर। अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। हाँ चलो अब आप लोग मैंने देखो लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि दो वाटर जो है आप लोगों को ये लिखना नहीं है, और कहा था मैंने इससे 4 प्रोटॉन निकलता है, और बच्चों बताया था इससे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और बताया था 1 ऑक्सीजन। अब बताओ अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लिखूं, एक वाटर मॉलिक्यूल से कितना प्रोटॉन निकलेगा? अगर 2 से 4 निकल रहा है, एक से कितना निकलेगा? एक से 2 प्रोटॉन निकलेगा ना भाई। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर एक से निकल रहा है पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो या तो हम कहीं कहीं जगह पे ये वाला रिएक्शन यूज करते हैं, और ये वाला रिएक्शन कहीं पे हम लोग यूज करते हैं। तो अब जो आप लोगों ने सीखा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप लोगों ने सीखा था पिगमेंट सिस्टम सेकंड के साथ एसोसिएटेड होता है, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। तो आप लिख लो इस पॉइंट को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेना जो आप लोग ने लास्ट क्लास में लिखा है। तो लिखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड। अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो लिखने का जरूरत नहीं है। फोटो इज एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, और ये आप लोगों ने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो पैटर्न है, और वो पैटर्न जो है जेड स्कीम था, और या जेड स्कीम के साथ लिख लेना, वो या तो लिख लेना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ था। सो सर ये हो गया सर। हाँ तो ठीक है, अगर हुआ है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग वहां पे हेडिंग कर लेना डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। तो सर इसमें आप लोग एक कॉलम में लिख। हाँ जी सर हम लोग ने लिखा नहीं, तो आपने जो कराया सर पहले तो थोड़ा पीछे जाइए। ये पहला ही स्लाइड है। ओ ठीक है सर। हाँ ये पहला ही स्लाइड है, और ये है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। ये शायद ये पॉइंट आप लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा है, आई थिंक सो। अगर लिखा है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे डिफरेंस देखा है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का। तो जरा बता दो बच्चों, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? या कोई आप लोगों में से कहेगा कि इसका रिएक्शन सेंटर क्या रहता है? हाँ रिएक्शन सेंटर कितना बताया था? 2। एक क्या था P700, एक क्या था P680। तो इसका होता है P700 और इसका होता है P600। its reaction center is P700 P680। बच्चों जरा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है कहाँ में यूज होता है? क्या खाली साइक्लिक में, या खाली नॉन साइक्लिक में, या इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? और ये आप लोगों ने सीखा था कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का
साइक्लिक में भी रोल होता है, नॉन साइक्लिक में भी रोल। इट पार्टिसिपेट्स इन बोथ cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation। मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूं जो आप लोगों ने सीखा है, और बस आप लोगों को समअप करा रहा हूं। और पिगमेंट सिस्टम सेकंड का अगर यूज याद होगा तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड खाली नॉन साइक्लिक में यूज होता है। इट पार्टिसिपेट्स only in non-cyclic photophosphorylation. और इसमें लिख लेना, it is located in non-appress मतलब जो फ्री रहेगा, non-appress parts of grana thylakoid. It is located in free or non-appressed parts of grana thylakoid. और इसमें लिख लेना, it is usually located at appress। और बच्चों appress जो है जो फ्री नहीं होगा और जो टच में होगा और जो मतलब प्रेस किया गया होगा, जो इन कांटेक्ट होगा, इन कांटेक्ट या जो दूसरे के साथ टच होगा। नॉन एप्रेस, अभी मैं आपको डायग्राम से सिखा देता हूँ। नॉन एप्रेस पार्ट्स ऑफ ग्राना थाइलोकॉइड्स। सो इसमें लिख लेना, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमल लेमेली। और बच्चों यहाँ पे अगर आप लोगों को याद होगा, बताया था मैंने स्ट्रोमल लेमेली में NADH फेरिडॉक्सिन NADH रिडक्टेज भी एब्सेंट होता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी एब्सेंट होता है। सो इट इज एब्सेंट इन स्ट्रोमल लेमेली। कोई बच्चा बताएगा मुझे स्ट्रोमल लेमेली का क्या काम था? आप लोगों को मैंने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था तो वहां मैंने आप लोगों को स्ट्रोमल लेमेली का काम भी बताया था क्या होता है, और स्ट्रक्चरली भी दिखाया था। हाँ, स्ट्रोमल लेमेली जो ग्राना को कनेक्ट करता है और उनको स्ट्रोमल लेमेली कहते हैं। और जो ग्राना में मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं थाइरोकाइड मेम्ब्रेन। और ये कुछ डिफरेंस था पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का। और एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, इट हैज reducing nature as it reduces Sir,
डन? Yes, sir. तो इसमें लिख लेना इट हैज रिड्यूसिंग नेचर एज इट रिड्यूसेस NADP पॉजिटिव, और इसमें लिख लेना इट हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इट हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिख लो जल्दी से। डन? चलो अब इसमें लिख लेना इट हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर एज इट ऑक्सीडाइजेस वाटर। बच्चों इसमें आप लोगों ने देखा था कि फोटो सिस्टम सेकंड के साथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर ऑक्सीडाइज होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है वो लास्ट में NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है, और NADP पॉजिटिव जो है वो बनता है NADPH यहाँ में। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिड्यूसिंग नेचर होता है, और जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है और उसमें रिड्यूसिंग नेचर नहीं होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। और वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्योंकि वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। डन? तो ये था डिफरेंस बिटवीन द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा दूंगा, और उस डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा कि एप्रेस और नॉन एप्रेस पार्ट क्या होता है। अब देख लो बच्चों इधर आओ। आप लोगों को मैंने जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया था, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर सपोज ये ग्राना है, और बच्चों इस ग्राना में आप लोगों को याद रखना है कि इसमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है, और ये मान लूंगा मैं ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। और अब ये जाके यहाँ में दूसरा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और बच्चों ये यहाँ से ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन अब जाएगा दूसरा ग्राना के साथ अटैच होने। तो जब ये दूसरा ग्राना के साथ अटैच होने जाएगा, तो यहाँ से ये मान लूंगा मैं ये फिलहाल एक और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये अब एक लेमेली यानी कि मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोमल लेमेली, और ये स्ट्रोमल लेमेली आगे बढ़ेगा और कनेक्टेड होगा दूसरे ग्राना के साथ। तो यहाँ पे हम लोग अब कंसिडर करेंगे सपोज एक और ग्राना है, ये एक और थाइलेकॉइड लेमेली है, और ये थाइलेकॉइड लेमेली जो है, और ये माने हम ग्राना दिस इज ग्राना है, और एक को ग्रानम कहेंगे। और बच्चों इधर से दूसरा ग्रानम होगा, और उस ग्रानम के साथ जो ये लेमेली अटैच होता है, और इसको हम लोग स्ट्रोमल लेमेली कहते हैं। अब देख लो जो ये फ्री सरफेस है, ये वाला फ्री सरफेस फ्री सरफेस फ्री सरफेस फ्री सरफेस फ्री फ्री, तो ये फ्री सरफेस को हम लोग कहते हैं नॉन एप्रेस पार्ट, जो मैंने यहाँ पे बताया था। इट इज लोकेटेड इन स्ट्रोमल लेमेली,
और नॉन एप्रेस पार्ट, और ये वाला बताया था एप्रेस पार्ट। तो अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कलर से आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये मान लो आप कि ये वाला पार्ट जो है, और बच्चों ये वाला पार्ट फ्री है, और ये वाला पार्ट जो फ्री होगा और येलो वाला, और इसको हम लोग कहेंगे नॉन एप्रेस पार्ट। और ये येलो वाला पार्ट जो है ये फ्री है, तो ये नॉन एप्रेस पार्ट हो गया। येलो वाला पार्ट जो है दिस इज फ्री एंड दिस इज हियर फ्री। और जो मैंने वहां पे ये वाला व्हाइट वाला पार्ट छोड़ दिया, और यह इसको मैं कलर करूंगा और पिंक कलर करूंगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये एक दूसरे के टच में, और ये वाला पार्ट जो होगा दिस इज एप्रेस पार्ट, और मतलब ये टच में, ये कांटेक्ट में। तो ये एप्रेस पार्ट जो है तो नाउ हम लोग इस येलो वाले पार्ट को वी विल कंसिडर इट एज नॉन एप्रेस पार्ट। बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है। और ये आप लोग को अगर याद होगा, ये बताया था मैंने, ल्यूमन होता है ये वाला, ल्यूमन ऑफ थाइलोकाइड। और ये पूरा एग्रीगेशन जो हो रहा है इसको ग्रेनम कहते हैं। तो अब इसमें से जो ये पिंक कलर्ड है, वो ये पिंक कलर्ड जो है ये एप्रेस पार्ट है। अब देखो, जो ये नॉन एप्रेस पार्ट है, मतलब येलोइश वाला पार्ट है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है पिगमेंट सिस्टम। क्या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा इसमें या पिगमेंट सिस्टम सेकंड होगा इसमें? बच्चों नॉन एप्रेस में बताया था पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम सेकंड? आप लोग जरा डिफरेंस देख लो, डिफरेंस में लिखा हुआ है आपके कॉपी पे। क्या नॉन एप्रेस पार्ट में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट था या पिगमेंट सिस्टम सेकंड था? और जो ये एप्रेस पार्ट है, और यहाँ में पिगमेंट सिस्टम सेकंड होगा, एंड दिस इज द एप्रेस पार्ट हियर, एंड दिस इज द pigment system second, and this is the appress part here, and this is the pigment system second. और बच्चों ये appress part है इधर, and this is the pigment system second. और जो ये स्ट्रोमल लेमेली है, ये स्ट्रोमल लेमेली भी बताया था कि यहाँ में प्रेजेंट होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि ये वाला जो है और ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, और बच्चों जो इसमें प्रेजेंट है और ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, और जो इस पिंक कलर वाले में ये है, तो ये सारे के सारे पिगमेंट सिस्टम सेकंड है। तो अब आप लोग इधर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज लोकेटेड इन नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलोकाइड एंड आल्सो लोकेटेड इन स्ट्रोमा लैमेली। लेकिन ये स्ट्रोमा लैमेली में एब्सेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है एप्रेस पार्ट में। और जो ये पार्ट है ये एप्रेस पार्ट है, एप्रेस पार्ट है। और बच्चों येलो वाला जो है नॉन एप्रेस पार्ट है, और ये येलो वाले में होगा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो लेकिन इसी पिंक कलर वाले में होगा, सो पिंक कलर्ड is no appress part, और जो येलो कलर है और वो है नॉन एप्रेस। Is this clear?
बच्चों ये समझ आ गया? चलो अब इसमें इसके बाद हम लोग को दो और फिनोमेना देखना है। तो सर हाँ जी, पीछे जाइए। हो गया सर। चलो लिख लो अब इसमें। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। डिफरेंस खत्म हो गया। इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। देखो these two effects were studied by Emerson and Arnold on chlorella। और बच्चों क्लोरेला एक एल्गी होता है। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि इमर्सन इफेक्ट क्या होता है और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा जो है ये क्या होगा, रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है। तो देख लो बच्चों, अगर सपोज जरा आप लोग बता दो मुझे, अगर मैं खाली वेवलेंथ यूज कर लूं लाइट का और वो वेवलेंथ में यूज करूं ग्रेटर देन 680, अगर मैं खाली एक ही वेव लाइट यूज करूं और उस लाइट का वेवलेंथ होगा 680 से ज्यादा, क्या आप लोगों को लग रहा है फोटोसिंथेसिस का यील्ड इंक्रीज होगा या आप लोगों को लग रहा है फोटोसिंथेटिक का यील्ड डिक्रीज होगा? हाँ बच्चों, अगर मैं खाली एक ही वेवलेंथ वाला लाइट यूज करूं और वो वेवलेंथ वाला लाइट जो मैं यूज करूंगा वो 680 से ग्रेटर देन में, मतलब 700 नैनोमीटर का है, क्या फोटोसिंथेसिस का यील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जरा 680 वेवलेंथ अबव यूज करने से क्या खाली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करेगा या पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम करेगा खाली, या दोनों काम करेगा? अगर मैं खाली 680 वेवलेंथ यूज करूं, मोर देन 680, 700 वेवलेंथ यूज करूं मैं, दोनों करेगा। नहीं, आप लोग समझ, आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हैं, तो दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर। अगर आप रिवाइज करते तो आराम से देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर 700 होता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर 680 होता है। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ यूज करता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड 680 यूज करता है। तो अब अगर मैं 680 से ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट यूज करूं तो ये काम नहीं करेगा और खाली ये काम करेगा। तो अगर ये खाली काम करेगा तो खाली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा, नॉन साइक्लिक बंद हो जाएगा। तो अब अगर मैं लाइट को यूज करूं
जहां मैं देखूं कि दोनों मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी यूज कर रहा हूँ, ये वाला वेवलेंथ और ये वाला वेवलेंथ भी यूज कर रहा हूँ, तो हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक यील्ड में इंक्रीज होगा, क्योंकि इससे चलेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन और इससे चलेगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दोनों। तो अब अगर मैं 700 वाला वेवलेंथ यूज कर रहा हूँ खाली, तो वहां में डिक्रीज होता है फोटोसिंथेटिक यील्ड का, और बच्चों वो डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक यील्ड को हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप। और अगर हम लोग दोनों वेवलेंथ यूज करेंगे तो वहां में फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। सो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप इज द decrease in photosynthetic yield when only monochromatic light of 700 nanometer or greater than 680 nanometer. Red drop is the decrease in photosynthetic yield when only monochromatic light of 700 nanometer or greater than 600 nanometer is supplied. Because red drop occurs as pigment system first will be only functional. Done? तो इसमें लिख लेना आप इमर्सन इफेक्ट is the increase in, और या इंक्रीज जगह पे आप एनहांसमेंट भी लिख सकते हैं। Immersion effect is the increase in photosynthetic yield immersion effect is the increase in photosynthetic yield when light of both 680 and 700 nanometer is supplied. So इसमें आप लोग लिख लेना immersion effect occurs due to the activation of both pigment system first and pigment system second. Both pigment system first and pigment system second. बच्चों आप लोग याद रख लेना 680 नैनोमीटर पिगमेंट सिस्टम सेकंड को चलाएगा और 700 पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को चलाएगा, लेकिन जो ये 700 नैनोमीटर है ये खाली फर्स्ट को चलाएगा, सेकंड को नहीं चला सकते। तो अगर फर्स्ट चलेगा तो खाली एटीपी बनेगा, और अगर सेकंड भी चलेगा एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है। तो इसलिए अगर हम लोग खाली रेड वेवलेंथ यूज करेंगे तो एनएडीपीएच नहीं बन पाएगा, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाएगा। लेकिन जब हम दोनों वेवलेंथ यूज करेंगे तो ये बनाएगा एटीपी, ये बनाएगा एटीपी और एनएडीपीएच भी, और प्लस ग्लूकोज वगैरह ज्यादा बनेगा, तो इसीलिए फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीज होगा। और इसको हम लोग कहते हैं इमर्सन इफेक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। इज दिस क्लियर? बच्चों ये क्लियर हो गया?
चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप है। तो नेक्स्ट दो फिनोमेना हमें जो देखना है वो है क्वांटम, दैट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट, और बच्चों दूसरा हमें देखना है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो इसमें लिख लेना द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, या आप लोग लिख सकते हैं या फोटॉन्स भी, द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा या फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ, और बच्चों इवोल्यूशन यहाँ पे रिलीज हो गया, फॉर द इवोल्यूशन या फॉर द रिलीज ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, the number of light quanta required for the evolution of 1 mole of oxygen in photosynthesis. In photosynthesis is called as quantum requirement. Is quantum requirement, comma, which is equal to 8. Which is equal to 8. Full stop करके लिखना 10. Thus 8 photons are released or required. Thus 8 photons are required for the release of 1 oxygen. जो आप लोगों ने देखा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और 4 प्रोटॉन में, 4 इलेक्ट्रॉन में, 1 ऑक्सीजन में, तो वो हम लोग इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है वो। तो अब कितना फोटोन लाइट का चाहिए ताकि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, इवॉल्व होगा। तो अब साइंटिस्टों ने इसको कैलकुलेट करा है, कहता है कि 8 फोटॉन्स का जरूरत होता है, और जब 8 फोटॉन्स आएगा तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो अब जो ये जरूरत है 8 फोटॉन का, तो इसको रिक्वायरमेंट कहेंगे, और वो होगा क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो या तो लाइट क्वांटा कहते हैं या तो फोटॉन कहते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ये वाला क्वांटम यील्ड देखा है, तो देखेंगे हम कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा रिलीज बाय द हेल्प ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट या 1 क्वांटम ऑफ लाइट। तो लिखो इसमें द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, the number of oxygen molecule evolved by 1 quantum of light. By quantum of light in photosynthesis. The number of oxygen molecule evolved by 1 quantum of light in photosynthesis is called as quantum yield. Comma, which is equal to 0.125 और लिख सकते हैं 12.5%। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये क्वांटम यील्ड है, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, अगर मैं कहूंगा कि 8 फोटॉन्स,
बच्चों 8 फोटॉन्स रिलीज करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक फोटॉन जो है वो रिलीज करेगा 1/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग देखेंगे ये 1/8 जो है ये बराबर होगा 0.125, और अगर 0.125 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो बनेगा 12.5%। अब देख लो, कर लो अब 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई, तो वो कितना बन जाएगा बच्चों? अगर आप लोग यहाँ पे इसको 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 12.5%। और या तो नंबर में लेंगे डायरेक्टली या तो परसेंटेज में लेंगे। तो दैट मीन्स एक फोटॉन से 1/8 मोल ऑफ जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा। सो वो लगभग 0.125 होगा। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि क्वांटम यील्ड जो है वो बराबर होगा 1/8 ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्वांटम यील्ड is 1/8 of quantum requirement. Right. One by 8 molecule of oxygen है। तो एक फोटॉन से अब याद रख लेना आप 0.125 ऑक्सीजन रिलीज होगा और वो लगभग 12.5% बनेगा। ये आप लोगों को समझ आ गया अब क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट? बच्चों, इज दिस क्लियर? चलो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है ये हम लोगों का फोटो फॉस्फोराइलेशन हुआ। और फोटो फॉस्फोराइलेशन में आप लोगों ने देखा कि जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है उसमें खाली एटीपी बनता है, और जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है और उसमें आप लोगों को देखा कि आप लोग का बना एटीपी भी और बना NADPH भी। तो अब हमने देखना है कि वो एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसी में अब आप हेडिंग कर लेना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये सारा फोटो फॉस्फोराइलेशन के साथ ही आएगा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बच्चों, क्या ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने कहीं और पे बताया था आप लोगों को? क्या मैंने आप लोगों को ये कहीं और बताया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? चलो इसमें लिख लेना, इट एक्सप्लेन्स। हाँ, ये मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ाया था और ऑलमोस्ट यहाँ में सेम ही होगा लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इट एक्सप्लेन्स द mechanism that is responsible for ATP synthesis. That is responsible for ATP synthesis in oxidative phosphorylation, or photophosphorylation. It explains the mechanism that is responsible for ATP synthesis in oxidative phosphorylation or photophosphorylation. तो अब अगर आप लोगों को याद होगा ये डिस्कवर किया था पीटर मिचेल ने। सो देखो, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय
was put forward by Peter Mitchell. It was put forward by Peter Mitchell. तो बच्चों अब आप लोगों को अगर याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया वाला, और फिर हम लोग इसको क्लोरोप्लास्ट से रिलेट करेंगे। आप लोगों को बताया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में कि अभी डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों को, मैं आपको डायग्राम अलग, मैं आपको फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया वाला रिपीट करता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन था, एक आउटर मेम्ब्रेन था, एक इनर मेम्ब्रेन था। और बच्चों ये इनर मेम्ब्रेन में कहा था मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता था, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता था, कॉम्प्लेक्स थर्ड होता था, कॉम्प्लेक्स फोर होता था, और फिर बताया था एक कॉम्प्लेक्स इधर, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताया था एटीपी सिंथेस। और कहा था मैंने जब इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्सेस आगे बढ़ाता है और इस इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने से प्रोटॉन बाहर निकलता है, और ये वाला पोर्शन कहा था मैंने मैट्रिक्स। और बच्चों ये मेम्ब्रेन था इनर मेम्ब्रेन, और इस स्पेस का नाम था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और कहा था मैंने मैट्रिक्स से प्रोटॉन निकलता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। और फिर कहा था मैंने यहाँ प्रोटॉन जमा होने से प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रोटॉन जाने से यहाँ में प्रोटॉन कम होगा और यहाँ में प्रोटॉन ज्यादा होगा। और बच्चों यहाँ में प्रोटॉन जब जमा होगा पीएच डिक्रीज होगा, तो यहाँ में पीएच इंक्रीज होगा। और कहा था मैंने उसको पीएच ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और कहा था फिर जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा होगा तो यहाँ में पॉजिटिव चार्ज आएगा और अंदर में नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसको कहा था मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को कहा था मैंने जो ये प्रोटॉन यहाँ बाहर निकला और ये वापस आता है F0 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस से और मैट्रिक्स में चला जाता है। और जब ये वापस आएगा और फिर यहाँ पे एटीपी बनता है, और एटीपी आएगा और एटीपी बनता है। ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला कहानी बताया था। तो अब देख लो आप, प्रोटॉन का डायरेक्शन जो है वो पहले मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस थ्रू द F0 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस। और जो ये F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेस का है ये फिर एटीपी बनाता है, और वो एटीपी मैट्रिक्स में बनता है। तो अब हमने इसी डायग्राम को यहाँ में कोरिलेट करना है क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो बच्चों अब देख लो आप ये डायग्राम, इधर ये वाला जो मेम्ब्रेन है ना, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन, और इसी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे रहेंगे। अभी मैं आपको वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम समझा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, और जब भी यहाँ में अब वो इलेक्ट्रॉन कैरियर आगे आगे बढ़ेगा, यहाँ में अंदर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ेगा। और यहाँ में देखो प्रोटॉन जमा हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अब स्ट्रोमा से ल्यूमन में लाएंगे प्रोटॉन। तो दैट मीन्स यहाँ अब स्ट्रोमा जगह होगा और यहाँ में प्रोटॉन अंदर आएंगे, ल्यूमन में आएंगे। तो अब जब ये प्रोटॉन ल्यूमन में जमा हुआ, फिर इसी में मेम्ब्रेन होगा, एटीपी सिंथेस होगा। और बच्चों वो एटीपी सिंथेस ऐसे रहेगा, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में ही एटीपी सिंथेस, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। लेकिन यहाँ देख लो आप, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही एटीपी सिंथेस। और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स से पहले प्रोटॉन निकलता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आता है F0 से और घुस जाता है मैट्रिक्स में, और यहाँ एटीपी बनता है। देखो ये एक्सप्लेन मैं अभी और कहानी करूंगा, लेकिन यहाँ मुझे बस आपको थोड़ा सा कोरिलेशन कर सिखाना है। तो यहाँ में थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है थाइलोकाइड के ल्यूमन में। ये मैं आपको कल समझा, लास्ट क्लास में समझाया था। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो स्ट्रोमा से आएगा प्रोटॉन, वो घुस जाएगा ल्यूमन में इधर में, तो यहाँ में प्रोटॉन जमा होगा। तो प्रोटॉन इधर बढ़ेगा और स्ट्रोमा में कम होगा, और जब प्रोटॉन जहां ज्यादा होगा वहां पीएच कम हो जाएगा और यहाँ पीएच ज्यादा हो जाएगा। और प्रोटॉन इधर आ रहा है तो थाइलोकाइड के मेम्ब्रेन में अंदर वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और बच्चों इधर में नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसको कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इसको कहेंगे पीएच ग्रेडियंट।
अब जब ये स्ट्रोमा से ल्यूमन में प्रोटॉन आया तो ये प्रोटॉन फिर बाहर निकलेगा बाय दिस F0 पार्टिकल और स्ट्रोमा में वापस जाएगा। और बच्चों जब ये स्ट्रोमा में वापस जाएगा तो ये F1 पार्टिकल एटीपी बनाएगा। अब बता दो बच्चों, क्या यहाँ में ये एटीपी अब स्ट्रोमा में बन रहा है या ये एटीपी अब ल्यूमन में बन रहा है? क्या क्लोरोप्लास्ट में अब ये स्ट्रोमा में बन रहा है एटीपी या अब ये ल्यूमन में बन रहा है एटीपी? Where now this ATP is synthesized in the stroma or in the lumen? जरा ये वाला पोर्शन क्या है इधर? स्ट्रोमा, और ये क्या है? ल्यूमन। तो स्ट्रोमा में एटीपी बन रहा है, लेकिन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में यही एटीपी बना था मैट्रिक्स के अंदर, और लेकिन क्लोरोप्लास्ट में बनता है स्ट्रोमा के अंदर। और वही चीज है, और बस थोड़ा सा डायरेक्शन आप लोगों को अलग अलग याद रखना है। तो पहले मैं ये वाला चीज हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं आप लोगों को अब इस डायग्राम का बड़ा क्लियरली आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। क्या कोई बच्चा मुझे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम बताएगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज हुआ था? Can anyone will tell me which electron was used in the cyclic photophosphorylation? हाँ बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था? मैंने बताया था ना, A0, A1, फिर बताया था फेरिडॉक्सिन, फिर बताया था FeS, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है। और फिर आप लोगों को बताया था मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे वो था थियोफाइटिन, QA, QB, साइटोक्रोम B6F, फिर बताया था प्लास्टोसाइनिन। तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। तो अब लिख लो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज पुट फॉरवर्ड बाय पीटर मिचेल। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप होता है। तो लिखो इसमें यहाँ पे ड्यूरिंग ATP formation, proton gradient is produced. Proton gradient is produced across the thylakoid membrane. During ATP formation, proton gradient is produced across the thylakoid membrane. तो वहां पे इनर मेम्ब्रेन हुआ था। तो अब हम लोग देखेंगे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो कैसे प्रोड्यूस होगा। और इधर में ये सब हेडिंग कर लेना और लिख लेना मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। Mechanism for the development of proton gradient. क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा सबसे पहला वाला क्या प्रोसीजर है, कौन से प्रोसेस से सबसे पहले ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन जमा होता होगा? क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ चलो लिखो, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस across the thylakoid membrane by following factors. तो बच्चों नंबर 1 फैक्टर हम लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
hydrolysis of water helps in the production of protons and oxygen. Helps in the production of protons and oxygen. तो लिखो oxygen is released. Oxygen is released outside, but protons are accumulated. Protons are accumulated in the lumen of thylakoid membrane. Oxygen is released outside, but protons are accumulated in the lumen of thylakoid membrane and develops proton gradient and develops proton as well as pH gradient. And develop proton as well as pH gradient across thylakoid membrane. Done? बच्चों हो गया ये? आप लोग प्लीज आज आप लोग प्लीज घर पे ऑक्सीडेटिव जो मैंने आप लोगों को फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको आप आज घर पे रिवाइज कर लेना। और मैं आपको अभी और समझा रहा हूँ थोड़ा, और जो नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम बता दूंगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ में फोटो फॉस्फोराइलेशन को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास तक आप लोग प्लीज पढ़ लेना वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो मैंने आप लोगों को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाया था। तो ये पहला तरीका हो गया। अब वाटर ब्रेक हुआ ल्यूमन में, और ये वाला ल्यूमन में वाटर ब्रेक होगा इधर में, और जब ये ल्यूमन में वाटर ब्रेक होगा तो वो प्रोटॉन जमा करेगा, और प्रोटॉन जमा होने से यहाँ का प्रोटॉन ज्यादा होगा, यहाँ का प्रोटॉन कम होगा, और इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ में इधर प्रोटॉन ज्यादा होगा, इधर प्रोटॉन कम होगा। जब प्रोटॉन ज्यादा होगा इधर पीएच ज्यादा कम होगा, एसिडिक होगा, और इधर पीएच कम होगा। सो इधर पीएच ज्यादा होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, तो उसको कहेंगे पीएच ग्रेडियंट, और यहाँ कहेंगे इससे पहले हुआ था प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो अब आप लोग इसमें नेक्स्ट लिख लेना एज वेल एज पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और इसी में आप लोग लिख लेना proton becomes more in the lumen and decreases pH of पीछे जाइए ना। पीएच बताया था ना आप लोगों को, उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का यही होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच आप लोगों ने सुना होगा ना, इधर में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 का स्केल जो है वो न्यूट्रल पीएच माना जाता है, और अगर हम लोग 7 से नीचे जाएंगे तो वो एसिडिक पीएच होता है।
और बच्चों अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे और वो बेसिक होता है, और ये पीएच का जो फुल मतलब जो है, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये पीएच का मतलब होता है। तो अब आप लोग देख लो, जब प्रोटॉन ज्यादा होगा ल्यूमन में तो वहां में पीएच का जो है, जहां प्रोटॉन ज्यादा होगा वो एसिडिक होता है, और जहां प्रोटॉन कम हो जाता है वो वाला बेसिक बनता है या लेस एसिडिक बन जाएगा। ये हो गया सबका। अब देख लो बच्चों इधर, जब ये प्रोटॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन बिकम्स मोर इन ल्यूमन एंड डिक्रीजेस पीएच ऑफ ल्यूमन। तो अब यही पीएच डिक्रीज होना, और इसको हम लोग कहेंगे पीएच ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और प्रोटॉन्स एक साइड ज्यादा होना, एक साइड कम होना, तो इसको हम लोग कहेंगे पीएच ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ। ग्रेडियंट मतलब चेंज, एक साइड ज्यादा होगा, एक साइड कम होगा। तो अब जब प्रोटॉन ज्यादा होगा एक साइड और प्रोटॉन कम होगा एक साइड, तो बच्चों वहां चार्ज में भी फर्क आएगा। तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज जमा होगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है, ये पहला क्राइटेरिया था, ये मैकेनिज्म था कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो अब मैं आप लोगों को सेकंड क्राइटेरिया बता दूंगा कि कैसे अब प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। तो देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट by the electron carriers of ETC in pigment system first and second. During electron transport by electron carriers of ETC in pigment system first and pigment system second, protons are also transported across the thylakoid membrane. Across thylakoid membrane. देखो, pheophytin receives electrons. Pheophytin receives electrons from P680 of photosystem second and transfers these electrons to plastoquinone. बच्चों, वो प्लास्टोक्विनोन आप लोगों को बताया था ना मैंने, PQA एंड QB। यहाँ में आप लोग याद कर लो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को। पिगमेंट सिस्टम 680 ने दिया था फियोफाइटिन ने दिया था प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन। और जब ये फियोफाइटिन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 80 से एंड ट्रांसफर्स दीज इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन। लेकिन प्लास्टोक्विनोन आपको बताया था मैंने कि एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। Are you done with this? No, sir. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पिगमेंट सिस्टम 680 एक्साइट हुआ था और इलेक्ट्रॉन दिया था फियोफाइटिन को, और फियोफाइटिन के बाद वहां में QA एंड QB था, और वो Q एंड Q जो है वो प्लास्टोक्विनोन है, और वो इलेक्ट्रॉन अब प्लास्टोक्विनोन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बच्चों उस वक्त प्रोटॉन ट्रांसफर भी होता है, जो मैंने आप लोगों को इधर समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा
और यहाँ में प्रोटॉन भी ट्रांसफर होगा, स्ट्रोमा से अंदर घुस जाएगा ल्यूमन में प्रोटॉन। तो इसका मतलब यही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। Are you done with this? चलो, अगर किसी बच्चे को भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। तो आप लोग प्लीज लेकिन आज घर पे जाके केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ लेना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और आप लोगों को और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा आप लोग बड़ा इजीली आंसर दे पाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। Now should I end the meeting? चलो, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।